तो मान लीजिए ये एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, और ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर रखी हुई है। इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स से एमिटेड मोनोक्रोमेटिक बीम्स को ये लेंस पैरेलल कर देगा। तो जब ये पैरेलल मोनोक्रोमेटिक बीम्स इस सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट पर इंसिडेंट होती हैं, जो कि इस इंसिडेंट बीम से 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है, तो ये सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट 50% सिल्वर्ड है और 50% ट्रांसपेरेंट है। तो जब ये इंसिडेंट बीम इस सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट पर इंसिडेंट होती है, तो इस इंसिडेंट बीम का एक पार्ट जो है वो इस सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट से ट्रांसमिटेड हो जाता है एज ट्रांसमिटेड बीम, जो कि इस मिरर M2 पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है और इस मिरर M2 से वापस रिफ्लेक्ट होती है। इस इंसिडेंट बीम का दूसरा पार्ट जो है वो इस सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट हो जाता है एज रिफ्लेक्टेड बीम, जो कि इस मिरर M1 पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है और इस मिरर M1 से वापस रिफ्लेक्ट होती है। नाउ क्योंकि हमारी ये दोनों ट्रांसमिटेड बीम और रिफ्लेक्टेड बीम इंसिडेंट बीम से स्प्लिट होकर बन रही हैं, तो इसी कारण से इन दोनों बीम्स का जो वेवलेंथ है लैम्डा होगा, जो कि इंसिडेंट बीम का वेवलेंथ है। और क्योंकि ये दोनों बीम्स नैरो हैं, तो इसी वजह से ये दोनों बीम्स कोहेरेंट होंगी। नाउ ये ट्रांसमिटेड बीम जो मिरर M2 से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये वापस सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट पर पहुंचती है, और ये रिफ्लेक्टेड बीम जो मिरर M1 से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये भी वापस सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट पर पहुंचती है। दोनों मिरर्स M1 और M2 सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट से इक्वल L डिस्टेंस की दूरी पर हैं, राइट। नाउ ये सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट अब इस ट्रांसमिटेड बीम को रिफ्लेक्ट कर देती है, और इस ऊपर से जो रिफ्लेक्टेड बीम आ रही है उसको ट्रांसमिट करती है। तो इस तरह से ये ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड बीम सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। जब ये सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो ये कोहेरेंट बीम्स हैं, इसी कारण से ये सुपर इम्पोज करती हैं, और इनके सुपर इम्पोजिशन होने से हमें टेलीस्कोप में इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दिखाई देती हैं। तो मान लीजिए हमारा अर्थ जो है वो वेलोसिटी v से स्पेस में इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, राइट। तो क्योंकि ये पूरा एपरेटस जो है वो अर्थ पर है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये हमारा पूरा एपरेटस भी अर्थ के साथ जो है वेलोसिटी v से स्पेस में अर्थ की डायरेक्शन ऑफ मोशन में ट्रेवल कर रहा है। तो इस वजह से इस प्लेट P की अब नई पोजीशन हो जाती है P', इस मिरर M2 की नई पोजीशन हो जाती है M2', और इस मिरर M1 की नई पोजीशन हो जाती है M1'। तो इस तरह से हमारा ये पूरा एपरेटस जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अर्थ में हमने ट्रेवल करता हुआ दिखाया है। नाउ इसके साथ साथ पैरेलली हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि ये प्लेट P जो है वो फिक्स है, राइट। तो इस प्लेट P को हमने एक स्टेशनरी ईथर माना है, क्योंकि 1887 से पहले ये माना जाता था कि ईथर स्टेशनरी है, और इसी अजम्पशन को लेकर माइकलसन एंड मोल्डे अपने एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़े थे। उन्होंने ईथर को स्टेशनरी माना था। तो इस स्टेशनरी ईथर से सपोज मैं इस ट्रांसमिटेड बीम को, इस स्टेशनरी ईथर के साथ मैं इस ट्रांसमिटेड बीम को ले रहा हूं, राइट। तो ये ट्रांसमिटेड बीम जो है, क्योंकि अर्थ जो है वो स्टेशनरी ईथर से रिलेटिव मोशन रखती है, तो इसीलिए मैं ये मानता हूं कि इस ट्रांसमिटेड बीम के साथ अर्थ का रिलेटिव मोशन है। तो इस वजह से इस ट्रांसमिटेड बीम पर अर्थ की वेलोसिटी v का इफेक्ट आएगा। तो ये ट्रांसमिटेड बीम की वेलोसिटी प्लेट P से लेकर मिरर M2 तक जब ये अर्थ की डायरेक्शन ऑफ मोशन में चल रही है तो होगी c+v, क्योंकि इसकी खुद की नेचुरल वेलोसिटी c है, क्योंकि ये लाइट बीम है, और अर्थ की वेलोसिटी है v, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी क्योंकि ये अर्थ की डायरेक्शन ऑफ मोशन में चल रही है। जब ये मिरर M2 से रिफ्लेक्ट होकर अर्थ की डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट चलेगी, तो इस ट्रांसमिटेड बीम की वेलोसिटी हो जाएगी c-v, राइट। हम v-c नहीं करेंगे क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अर्थ लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में छोटी होती है। तो वापस जब ये अपोजिट चल रही है तो वेलोसिटी विल बी c-v। तो इस तरह से ये मिरर M2 क्योंकि प्लेट P से
L डिस्टेंस की दूरी पर है, तो जो टाइम इस ट्रांसमिटेड बीम ने प्लेट P से मिरर M2 तक पहुंचने के लिए लिया वो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है L और स्पीड है c+v, तो ये टाइम हो गया L अपॉन c+v। जब ये ट्रांसमिटेड बीम मिरर M2 से रिफ्लेक्ट होकर वापस प्लेट P पर आई, तो जो टाइम इसने मिरर M2 से वापस प्लेट P तक पहुंचने के लिए लिया वो अगेन होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है L और वेलोसिटी है अब c-v, तो ये हो गया L अपॉन c-v। तो जो टोटल टाइम ये ट्रांसमिटेड बीम प्लेट P से मिरर M2 तक और मिरर M2 से वापस प्लेट P तक आने में ले रही है वो होगा L अपॉन c+v प्लस L अपॉन c-v। तो ये सॉल्व करके आता है 2L अपॉन c 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो ये टोटल टाइम है जो ट्रांसमिटेड बीम ने प्लेट P से मिरर तक और M2 तक और मिरर M2 से वापस प्लेट P तक लिया है। नाउ जो बीम हमारी रिफ्लेक्टेड हुई है, राइट, वो क्योंकि अर्थ के साथ हम ले रहे हैं, तो इस बीम पर ये बीम अर्थ के साथ रिलेटिव मोशन में नहीं होगी क्योंकि ये अर्थ के साथ ट्रेवल कर रही है। तो इसी वजह से मैंने इस बीम को M1 डैश से रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाया है, ना कि M1 से, क्योंकि अगर ये अर्थ के साथ है तो हमें मिरर को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन ये काम मैंने ट्रांसमिटेड बीम के साथ नहीं किया था क्योंकि ट्रांसमिटेड बीम को मैं स्टेशनरी ईथर के साथ ले रहा हूं, तो उसको रिफ्लेक्टेड मैंने M2 से दिखाया था, ना कि M2 डैश से, राइट। लेकिन इस बीम को क्योंकि ये अर्थ के साथ है तो मैं इसको रिफ्लेक्टेड जो है वो M1 डैश से दिखाऊंगा, राइट। तो क्योंकि ये बीम अर्थ के साथ है तो इस बीम पर अर्थ का कोई भी रिलेटिव मोशन अर्थ के साथ नहीं होगा, तो इस बीम की जो वेलोसिटी है वो c रहेगी, उस पर v का इफेक्ट, अर्थ की वेलोसिटी का इफेक्ट नहीं आएगा, राइट। तो इस बीम ने जो डिस्टेंस प्लेट P से मिरर M1 डैश तक चलने के लिए लिया वो लिया ct डैश। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इसकी खुद की नेचुरल वेलोसिटी रहेगी c, इसमें हम v को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये अर्थ के साथ रिलेटिव मोशन में नहीं है। और जब ये मिरर M1 डैश से वापस रिफ्लेक्ट होकर प्लेट P डैश पर पहुंची है तो उतना ही डिस्टेंस ये दोबारा ट्रेवल करेगी M1 डैश से P डैश, तो ये भी हो गया ct डैश, राइट। क्योंकि जितना टाइम ये P से M1 डैश तक जाने में ले रही है उतना ही टाइम ये M1 डैश से वापस प्लेट P तक आने में भी लेगी, right? So we have taken this time as t dash, so we multiply it with velocity of light, so we get this distance. तो अगर मैं टोटल टाइम इस रिफ्लेक्टेड बीम का निकालना चाहता हूं जो प्लेट P से M1 डैश और M1 डैश से वापस प्लेट P डैश तक होगा, तो वो होगा 2t डैश, राइट। t डैश प्लस t डैश, दैट इज 2t डैश। सो ये सॉल्व करके आता है 2L अपॉन c अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। तो ये टाइम, टोटल टाइम है जो रिफ्लेक्टेड बीम ने प्लेट P से मिरर M1 डैश तक और M1 डैश से वापस प्लेट P तक लिया है। नाउ अगर मैं इन दोनों बीम्स के बीच टाइम डिफरेंस को निकालना चाहता हूं तो वो टाइम डिफरेंस होगा, ट्रांसमिटेड बीम ज्यादा टाइम लेगी क्योंकि ये अर्थ के साथ रिलेटिव मोशन में है, और रिफ्लेक्टेड बीम जो है वो कम टाइम लेगी क्योंकि अर्थ के साथ रिलेटिव मोशन में नहीं है। तो ये जो हमारा टाइम बनेगा ये बनेगा 2L अपॉन c 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर माइनस 2L अपॉन c 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर 1/2, राइट। ये हमारा टाइम डिफरेंस होगा जो ये दोनों बीम ले रही हैं। तो अगर मैं इन दोनों बीम के बीच पार्ट डिफरेंस को निकालना चाहता हूं जो ये प्लेट P तक पहुंचने के लिए ले रही हैं, तो वो पार्ट डिफरेंस होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाई टाइम डिफरेंस, बिकॉज डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो c डेल्टा t, तो c से हमने गुणा कर दिया तो ये हुआ c इंटू 2L अपॉन c 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर माइनस 2L अपॉन c 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर की पावर 1/2, राइट। तो ये जब हम सॉल्व करते हैं तो ये पार्ट डिफरेंस जो दोनों बीम के बीच आता है प्लेट P पर जब ये पहुंच रही है तो वो आता है LV स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। नाउ एक सक्सेसिव फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ होगा लैम्डा, राइट। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा और टू सक्सेसिव मिनिमा। तो दो सक्सेसिव फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस लैम्डा है।
नाउ जितना ये इन दोनों बीम के बीच पाथ डिफरेंस है उतने से टेलीस्कोप का स्केल चलेगा। तो अगर मैं निकालना चाहता हूं कि मेरी कितनी फ्रिंज अपेरेंटली शिफ्ट हुई हैं, तो वो इस पार्ट डिफरेंस को लैम्डा से डिवाइड करके आएगा। तो मेरी फ्रिंज शिफ्ट हो जाएंगी n इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन लैम्डा, तो ये बनेगा LV स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर लैम्डा, राइट। तो ये मैं अगर टेलीस्कोप को कहीं भी रोटेट करता हूं तो मुझे हमेशा ये फ्रिंज शिफ्ट मिलेगी। L है डिस्टेंस ऑफ मिरर फ्रॉम प्लेट, V है वेलोसिटी ऑफ अर्थ, C है वेलोसिटी ऑफ लाइट और लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स। तो अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करता हूं टेलीस्कोप को और अर्थ की डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट चला जाता हूं, यानी कि मैं इधर ले जाता हूं अपने टेलीस्कोप को, राइट, और मैं इधर से देखता हूं अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ के डायरेक्शन ऑफ मोशन की, तो मुझे इन दोनों बीम्स के बीच एक अपोजिट डायरेक्शन में एक इतना ही पार्ट डिफरेंस और मिलेगा। तो जो टोटल पार्ट डिफरेंस इन दोनों बीम के बीच ऐसे केस में हो जाता है वो हो जाएगा 2LV स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। तो इससे फ्रिंज शिफ्ट जो है वो डबल हो जाएंगी, वो होंगी 2LV स्क्वायर बाई C स्क्वायर लैम्डा। लेकिन अगर मैं इस टेलीस्कोप को इस तरफ ले जाता हूं, 90 डिग्री रोटेट करता हूं डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अर्थ में, जो कि इस तरफ हो रही है, राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट, और मैं अपने टेलीस्कोप को इधर ले जाता हूं, तो यहां मुझे कोई भी फ्रिंज शिफ्ट नहीं मिलती है, राइट। कोई फ्रिंज शिफ्ट इस पोजीशन पे पर्टिकुलरली ऑब्जर्व नहीं होती है, जो ये प्रूव कर रहा है कि अगर कोई फ्रिंज शिफ्ट यहां पर नहीं है, राइट, तो n इज 0, राइट। तो अगर n जो है वो 0 है तो इसका मतलब है कि इन दोनों बीम्स के बीच जो पाथ डिफरेंस है वो भी 0 होगा। अगर पाथ डिफरेंस जो है इन दोनों बीम्स के बीच 0 है तो इन दोनों बीम्स के बीच जो टाइम डिफरेंस होगा वो भी 0 होगा, राइट। यानी कि ये दोनों बीम्स प्लेट P पर एक ही टाइम पर आ रही हैं केवल इस पर्टिकुलर केस में। और अगर टाइम डिफरेंस इन दोनों बीम्स के बीच 0 है तो इनकी वेलोसिटीज में भी डिफरेंस 0 होगा। तो अगर इन दोनों बीम्स की वेलोसिटी का डिफरेंस 0 है तो इसका ये मतलब है कि ये दोनों बीम्स ही अर्थ के साथ रिलेटिव मोशन नहीं रख रही हैं, राइट, क्योंकि ट्रांसमिटेड बीम रख रही थी, रिफ्लेक्टेड बीम नहीं रख रही थी। बट अगर ये दोनों ही की वेलोसिटी से चल रही हैं तो इसका मतलब ये अर्थ के साथ रिलेटिव मोशन नहीं रख रही हैं। तो इसका ये मतलब है कि मैंने प्लेट P को स्टेशनरी मानने की भूल की है, स्टेशनरी ईथर मानने की भूल की है। ये एक्चुअली ईथर चल रहा है अर्थ के साथ और ये अर्थ को अपने साथ लेकर चल रहा है, अर्थ को ड्रैग कर रहा है और इस तरह से कर रहा है कि अर्थ और ईथर में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, right? So this is how we came to know that ether is moving. It is not stationary and it is keeping every heavenly body with it in motion, such that the heavenly body and ether has no relative motion between them. So in 1887, Michelson and Morley performed an experiment to test the hypothesis of stationary ether. राइट, ये दो वैज्ञानिक थे माइकलसन एंड मोर्ले, इन्होंने 1887 में एक एक्सपेरिमेंट किया और इनके एक्सपेरिमेंट का जो एम था वो ये देखना था कि क्या ईथर वास्तव में स्थिर है या नहीं है। सो लेट ए मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फ्रॉम एन एक्सटेंडेड सोर्स, राइट। तो हम एक एक्सटेंडेड मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले रहे हैं, पॉइंट सोर्स इस केस में हम नहीं लेते हैं। इसका कारण ये है ताकि हमारा जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को देखने का फील्ड ऑफ व्यू है वो बढ़ जाए, राइट, हमें ज्यादा इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दिखाई दें, तो इस वजह से हम इसमें एक्सटेंडेड मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेते हैं। Is incident on a semi-silvered glass plate which is inclined at 45 degree to the direction of the incident beam. The semi-silvered glass plate splits the beam into two parts. One part of the beam is transmitted and falls normally on mirror M2, and other part of the beam is reflected and falls normally on mirror M1. The reflected beams from mirror M1 and M2 reach to the semi-silvered plate, which direct them towards telescope. The two reflected beams are coherent beams, which superimposes to produce interference fringes, which are observed in the telescope. तो ये हमारा यहाँ तक कंस्ट्रक्शन है इसका apparatus का. The two mirrors M1 and M2 are placed at a distance L from the plate P. Now ये इसकी वर्किंग है. Let the apparatus is moving in direction of motion of Earth with velocity of Earth, say v. So Michelson and Morley assume plate P as stationary ether.
the reflected beam is traveling with the earth while the transmitted beam is traveling with respect to stationary ether, that is plate P. So let the transmitted beam takes time t1 to travel from plate P to mirror M2 and from mirror M2 back to plate P. So time taken by transmitted beam to reach from plate P to mirror M2 is equal to L upon C plus V. राइट, तो मैं इसका ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं, ये L upon C plus V कैसे है। इसी तरह से द टाइम टेकन बाय ट्रांसमिटेड बीम टू रीच फ्रॉम मिरर M2 बैक टू प्लेट P इज L upon C minus V. तो टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रांसमिटेड बीम T1 इज, इनको हम जोड़ देंगे, L upon C plus V plus L upon C minus V. तो ये हमने एलसीएम लिया, तो ये C plus V into C minus V, तो ये LC minus LV plus LC plus LV, तो LV LV कैंसिल हो गए, तो ये बना 2LC C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, 2LC C स्क्वायर को कॉमन लिया, 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर, C से C स्क्वायर कैंसिल हुआ, एक C रह गया, तो ये बना 2L अपॉन C 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर। एक बीम का टाइम टेकन आ गया। अब हम रिफ्लेक्टेड बीम का निकालेंगे। सो लेट द रिफ्लेक्टेड बीम टेक्स टाइम T2 to travel from plate P to mirror M1 dash and from mirror M1 dash back to plate P dash. Now ये जो बीम है ये अर्थ के साथ रिलेटिव मोशन में नहीं है, तो इसलिए इस पर अर्थ की वेलोसिटी v का इफेक्ट नहीं आएगा। सो ये जो टोटल टाइम इसने लिया है वो होगा, जो ये प्लेट P से M1 डैश तक ले रही है T डैश, और प्लेट P M1 डैश से मिरर M1 डैश से प्लेट P डैश तक भी T डैश, तो दोनों को जोड़ा तो ये बना 2T डैश, तो T2 हुआ 2T डैश। नाउ अगर हम इस T डैश को निकालना चाहते हैं तो हम इसे राइट एंगल ट्राइंगल PM1 M1 डैश में आना होगा। तो यहाँ से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये बना P M1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू M1 M1 डैश स्क्वायर प्लस P M1 का स्क्वायर। P M1 डैश है CT डैश, तो CT डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू M1 M1 डैश है VT डैश, VT डैश का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये हुआ C स्क्वायर T डैश स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर T डैश स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको आप इधर ले जाइए, तो ये बना C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर T डैश स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। तो T डैश हुआ, आपने अंडर रूट लिया L अपॉन अंडर रूट C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, डिनोमिनेटर में C स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो ये बना L अपॉन C अंडर रूट 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर, तो T2 हो गया इसका ट्वाइस, तो 2T डैश, तो ये बना 2L अपॉन C अंडर रूट 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर। ये टोटल टाइम है जो रिफ्लेक्टेड बीम जो है प्लेट P से मिरर M1 डैश तक और M1 डैश से वापस प्लेट P डैश तक ले रही है, राइट। नाउ अब हम इन बीम्स के बीच का टाइम डिफरेंस निकालते हैं। सो द टाइम डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटिंग बीम रीचिंग द प्लेट P, इन दोनों का डिफरेंस होगा डेल्टा T T1 माइनस T2, तो ये हुआ डेल्टा T 2L अपॉन C 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर माइनस 2L अपॉन C अंडर रूट 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर, तो ये हुआ डेल्टा T 2L अपॉन C, इसको आप ऊपर ले जाइए तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, राइट। आप इसको ऊपर ले गए हैं तो ये पावर माइनस में आ गई है। अब आप बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड कीजिए, तो ये हुआ डेल्टा T 2L अपॉन C, राइट। तो बाइनोमियल थ्योरम से ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर। इसमें हम हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि V जो है वो C से काफी छोटा है, तो जब जब ये पावर्स बढ़ेगी, होल स्क्वायर, होल क्यूब, होल की पावर 4 इस तरह आएगी, तो वो जीरो को अप्रोच करेगी, तो हायर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये बनेगा -1 माइनस V स्क्वायर बाई 2C स्क्वायर, ये जो हाफ होता है ये यहाँ गुणा हो जाएगा, यू नो बाइनोमियल थ्योरम, राइट। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये बना डेल्टा T 2L अपॉन C V स्क्वायर बाई 2C स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये टाइम डिफरेंस आया LV स्क्वायर अपॉन C क्यूब। Now let delta is the part difference between reflected and transmitting beam reaching the plate P, right? अगर हमने टाइम डिफरेंस निकाल लिया है तो हम पार्ट डिफरेंस निकालते हैं इन दोनों बीम के बीच, तो पार्ट डिफरेंस आएगा टाइम डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ये डेल्टा हुआ C डेल्टा T, तो C से जब इसको गुणा किया है बना C LV स्क्वायर बाई C क्यूब, C से C क्यूब कैंसिल हुआ, ये बना LV स्क्वायर बाई C स्क्वायर। नाउ फ्रिंज शिफ्ट होता है पार्ट डिफरेंस अपॉन वेवलेंथ, तो ये बना LV स्क्वायर बाई C स्क्वायर लैम्डा, और इस तरह हमने फ्रिंज शिफ्ट का एक्सप्रेशन निकाला। नाउ हम इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि जब ये apparatus जो है 90 डिग्री पर हमने रोटेट किया,
तो इसमें एक इक्वल पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस हुआ इन दोनों बीम्स के बीच अपोजिट डायरेक्शन में। तो टोटल पार्ट डिफरेंस हो गया 2lv² लैम्डा, तो lv² लैम्डा प्लस lv² लैम्डा से, तो ये डबल हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अर्थ में देखते हैं तो उस समय हमें कोई भी फ्रिंज नहीं मिलती है। सो माइकलसन एंड मोर्ले वाज सरप्राइज्ड दैट नो फ्रिंज वाज ऑब्जर्व्ड। जब हम डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट देखते हैं तब हमें ये मैक्सिमम फ्रिंज मिलती है, दुगनी हो जाती है। लेकिन जब हम डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अर्थ में देखते हैं तो उस समय हमें कोई भी फ्रिंज नहीं मिलती है। तो ये प्रूव कर रहा है जो ईथर जो है स्टेशनरी नहीं है, वो अर्थ को ड्रैग कर रहा है, और इस तरह से ड्रैग कर रहा है कि अर्थ और ईथर में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माइकलसन एंड मोर्ले एक्सपेरिमेंट।